चलें शुरू करें। तो आज से हमने नीट की जर्नी को प्रारंभ कर दिया है। देखो बेटा ध्यान देना, लाइन बाय लाइन सीरीज आएंगी, लाइन बाय लाइन पढ़ाने मतलब समझ रहे हो नहीं समझ रहे, लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगा। कहने का मतलब क्या है कि आपके बायो और बायो प्लस केमिस्ट्री बेटा, इसमें एक एक वर्ड एनसीईआरटी में एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई भी ऐसा वर्ड नहीं होगा जो आपको दिक्कत देगा। मेरी बात समझ लो ना, है ना। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। आप सबसे पहले मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि आप अपनी बुक खोल के बैठ जाओ, फिर भी अगर नहीं खोलते तो यहाँ डिस्प्ले दिख रहा है ना, उसमें जो लिखा हुआ है उस पर ध्यान देते रहें, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। फिर देखो हमारे चैप्टर का नाम क्या है, क्या नाम है, पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन, लैंगिक प्रजनन। अब देखो सबसे पहले जानो ये बात, सबसे पहले ये बात जानो कि अगर मैं पादप की बात करूं तो पादप कितने प्रकार के होते हैं बेटा, है ना। देखो पादप जगत को बेटा, पादप जगत को हमने 3 भागों में बांटा और 5 भागों में बांटा है ना। सबसे पहले कौन आते हैं, शैवाल आते हैं, फिर टेरिडोफाइटा आते हैं बेटा, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, राइट। तो ये जो सीरीज है बेटा, ये मतलब कि ये जो पादप जगत है, पादप जगत का वर्गीकरण 5 भागों में कर सकते हो, 5 डिवीजन में कर सकते हो। कौन कौन से, शैवाल, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इसमें जो एंजियोस्पर्म होता है वो क्या होता है, हम जांच कराइए अपन, पुष्पीय पादप होता है। कहने मतलब ये है कि उसमें पुष्प का निर्माण होता है और जो जनन की प्रक्रिया है वो पुष्पों के अंतर्गत होती है। अब देखो पुष्प के अंतर्गत होती है, तो पुष्प की बात करें, चलिए बात क्या करें, अभी आपको जब मिलेगा, जब समय आएगा तो मैं आपको उसके बारे में एक्सप्लेन करता हुआ चलूँगा। मेरी बात समझे, ठीक है। तो चलिए ये खुल गया आपका हिस्सा बेटा, और ठीक है। देखो ध्यान देना, सबसे पहले क्या कहता है, ये कहता है क्या हम भाग्यशाली नहीं हैं, क्या हम भाग्यशाली नहीं हैं कि पादप लैंगिक प्रजनक हैं। लैंगिक प्रजनन क्या है, देखो जैसे मानव हो गया, आपके आसपास के जो जानवर हैं वो सब लैंगिक प्रजनन करते हैं। लैंगिक प्रजनन मतलब क्या होता है बेटा कि उसमें एक मेल और एक फीमेल की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है, एक मेल की, दूसरा फीमेल की। बिना मेल और बिना फीमेल के लैंगिक प्रजनन हो ही नहीं सकता, है ना। अब ये आप बोल सकते हो सर जी केंचुए में तो मेल और फीमेल की बात ही नहीं होती, फिर भी उसमें लैंगिक प्रजनन होता है। भाई होता है, लेकिन नोटिस किया होगा कि उसमें जो अंग है नर और मादा का एक ही जीव के अंतर्गत है ना। तो ऐसे जीवों को हम लोग बाइसेक्सुअल कहते हैं। बाइसेक्सुअल मतलब द्विलिंगी हैं वो, लेकिन वो लैंगिक जनन नहीं है बेटा। इसी प्रकार से आप जब आगे पढ़ोगे, आगे आप पढ़ते चलोगे तो नोटिस आपको मतलब कि मिलेगा कि पादप में भी 2 प्रकार के पादप हैं। एक वे पादप जो यूनिसेक्सुअल है, मतलब एक लिंगी है, एक वे पादप जो द्विलिंगी है, जैसे कि आम द्विलिंगी है, जैसे गुड़हल 2 लिंगी है, लेकिन पपीता बेटा 1 लिंगी है। आपने नोटिस किया होगा कि पपीता अगर अकेला है तो उसका निषेचन नहीं होता, मतलब वो फरता नहीं है, जो फल नहीं लगते हैं, है ना। अब ये मत कहना जी मेरे यहाँ तो एक पपीता था फर गया, भाई एक आध तो ऐसा भी होता है बगल का दूसरा पादप रहा होगा, उसके निषेचन हो चुका होगा, तो ये बात अलग है। ऐसा मत कीजिएगा कि उल्टी सीधी बातें नहीं कीजिए, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ। आगे क्या कहते हैं बेटा, असंख्य प्रकार के पुष्प जिन्हें हम आनंद से टकटकी लगाकर देखते हैं, सूंघते हैं और जिनकी महक से हम मदहोश हो जाते हैं, और उनके भरपूर रंग आदि यह सभी बातें उसके लैंगिक प्रजनन में क्या होती हैं, सहायक होती हैं। भाई सही बात बोल रहे हैं, पूछो कि क्यों सही बोल रहे हैं। आगे आप पढ़ोगे, जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा आपको एहसास होगा कि पुष्प की वजह से पादपों में लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया पाई जाती है। पुष्प जो है इनके लैंगिक अंग है, ये बात आगे बताएगा। और जहाँ बात इसकी मदहोश होने की, सही बात है, हम बहुत चीज़ों में पुष्प का उपयोग करते हैं, आगे बात आपको लिखी हुई मिलेगी। पुष्प का अस्तित्व मात्र हमारे उपयोग के लिए नहीं है बेटा, ऐसा नहीं हम पुष्प के लिए उपयोग करते हैं, पुष्प हमारे लिए उपयोगी है। पुष्प पादपों के लिए क्यों उपयोगी है और मानव जाति के लिए तो उपयोगी है ही। सभी पुष्पी पादप लैंगिक प्रजनन प्रदर्शित करते हैं। ये लाइन अंडरलाइन कर लो, इस वर्ड को अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग कि सभी पुष्पी पादप बेटा, वो चाहे जो सभी पुष्पी पादप, यहाँ से सभी पुष्पी पादप लैंगिक प्रजनन प्रदर्शित करते हैं। अंडरलाइन कर लेना है, इसको अंडरलाइन कर लो। क्यों? क्योंकि शुरू में क्या लगेगा आपको ऐसा लगेगा, पहले तो आपको ये लगेगा यार किसमें
सब इम्पोर्टेंट है ना। लेकिन मैं आपको प्रातः बताऊंगा कि सारे इंपॉर्टेंट नहीं होता, कुछ चीज़ें आपको छोड़नी पड़ती हैं। अब देख लो, इतनी ऊपर चीज़ें पढ़ी हैं, कुछ चीज़ छूट जाएंगी, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। सभी पुष्पी पादप लैंगिक परिणय प्रदर्शित करते हैं। ये सेंटेंस कब आ सकता है आपके एग्जाम में? जैसे कि सेंटेंस वाइज, वो जब सेंटेंस कहता है कि करेक्ट कर बताना है कि दिए गए वाक्यों में कौन सा कथन सत्य या असत्य, इस प्रकार या और रीजन पूछ सकता है। पुष्प क्रमों, पुष्पों और पुष्पी अंगों की संरचना की विविधता पर एक दृष्टि डालें तो वे अनुकूलन की एक व्यापक परिधि को दर्शाते हैं। सही बात है। आप चाहे पुष्पक्रम की बात करो, पुष्पक्रम में क्या हो, पुष्प कैसे लगे हुए हैं, कितने क्रम में, 2 3 5 जैसे ऐसे, ताकि लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद फल और बीज की रचना सुनिश्चित हो सके। ये सही बात है। हम सभी लोग जानते हैं कि पुष्प ही आगे चल के फल बन जाता है और पुष्प का अंदर का ही एक भाग होता है जो बीज बन जाता है। आगे पढ़ो खुद है, मैं भी नहीं बताऊंगा, आगे चल खुद एक्सप्लेन जब करूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। आइए इस अध्याय में आकारिकी, संरचना और पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन के प्रक्रम को समझें। ठीक है, आकारिकी की बात कर बेटा। आकारिकी का अर्थ होता है, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ कर आए कक्षा 11 की तो चैप्टर नंबर शायद 6 है क्या, या फिफ्थ है शायद, हाँ। पुष्पीय पादपों की आकारिकी। आकारिकी का मतलब होता है उसके बाहर की संरचना। आकारिकी का अर्थ क्या होता है? देखो, आकारिकी का अर्थ क्या है बेटा? आकारिकी, आकारिकी, आकारिकी मतलब होता है बाह्य संरचना। एक होता है शारीरिकी, है ना, एक होता है शारीर बेटा, इसे शारीर कहते हैं। शारीर, शरीर नहीं, शारीर या शारीरिकी। ये होता है आंतरिक संरचना। ये क्या है बेटा? ये है आंतरिक संरचना। ये क्या है? आंतरिक संरचना है। ये आंतरिक संरचना। जब कभी किसी के शरीर की बात करो तो इसका मतलब ये है कि आप उसके अंदर की संरचना की बात कर रहे हो। जब आप आकारिकी की बात कहोगे या कोई कहेगा, कोई पूछेगा, बताएगा कुछ भी, तो आकारिकी का मतलब होता है बाह्य संरचना। उम्मीद करता हूं कि जो ही बातें बता रहा हूं आपको समझ में आ रही होंगी, है ना। चलें आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला क्या कहता है? संरचना और पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन के प्रक्रम समझेंगे। हम ये जानेंगे कि इनका लैंगिक जनन कैसे होता है। चलो, आप बस एक बात याद रखिएगा, जो भी बातें हैं आप मुझसे पूछिए, बेहिचक पूछिए, मैं सबको सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। पर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आप मेरी शरीर भूल जाइए, मैं दिखता कैसा हूं ये भूल जाइए, मैं किस कपड़े में पढ़ा रहा हूं ये भूल जाइए। आप बस ये देखिए टीचर पढ़ा के आ रहा हूं, इतना, है ना। और एक बात है, आपके और हमारे में बहुत ज़्यादा अंतर है उम्र का, तो ये मत सोचिएगा कि बहुत मैं छोटी उम्र का हूँ, अभी 12 पास करके आया हूँ, BA कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। बहुत ज़्यादा एज हो चुकी है मेरी। देखो बेटा, टॉपिक अगला, पुष्प आवृत बीजियों का एक आकर्षक अंग है। ये टॉपिक है हमारा, है ना। हालांकि इस पर कुछ सवाल वाल नहीं आएगी नीट से आपसे, लेकिन ये बेस बन रहा है। बेस बनेगा तभी तो आपका दीवार और आपका घर मजबूत होगा, है ना, जिसे हिंदी में नींव कहते हैं। देखो, प्राचीन काल से ही पुष्पों के साथ मानव का एक निकटस्थ संबंध रहा है। सही बात है। हम सभी लोग जानते हैं कि अगर आपने कभी भी देखा होगा, कभी भी देखो, जब कभी आप रामायण देखते हो तो आप देखते हो पुष्पों की वर्षा की जाती है, पुष्प वर्षा हो रही थी, पुष्पों की वर्षा हो रही थी, है ना। जब किसी को दुख होता है तब भी पुष्प देखे जाते हैं, कि जब किसी को प्रेम के रूप में उपहार प्रदान करते हैं तब भी आप पुष्प देते हैं, है ना। ठीक है, चलो। मानव के लिए पुष्प सौंदर्य विषयक है, सौंदर्य का विषयक ही नहीं। देखो, मानव के लिए बड़ा पुष्प सौंदर्य विषयक है। सही बात है। जब एक पति अपनी पत्नी को प्यार करता है तो क्या करता है? गजरा लेकर आता है। गजरा किसका बना होता है? फूलों का बना होता है यार, सिंपल देखा है। फूलों को ऐसे गुरमुठा कर ऐसे माले बना लेते हैं, उसे गजरा कह देते हैं, गजरा बना होता है ना। एक मिनट को, अरे भाई कहाँ तो है ना, सॉरी, है ना, बच्चे डिस्टर्ब कर रहे होंगे, है ना। तो क्या देखा, सौंदर्य विषय बेटा आभूषणात्मक है। आभूषणात्मक मतलब क्या होता है कि इसे आभूषण के रूप में पहना जाता है। आभूषणात्मक मतलब क्या है कि आपने देखा गजरा, वही फिर गजरा की बात समझो, गजरे की एग्जाम्पल से। जब स्त्रियां, आपने देखा कि स्त्रियां जब आभूषण पहनती हैं तो उसकी सुंदरता बढ़ जाती है, उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। तो गजरा पहनती हैं, ऐसे लगा लेती हैं बालों की सुंदरता बढ़ाने के लिए। ये ज़्यादातर चीज़ें आपको साउथ की फिल्मों में देखने को मिलेगा। साउथ की फिल्मों में मतलब कि लोकल इलाकों में, उत्तर प्रदेश, बिहार उहार, तो ये तो मतलब समझो ये तो नेचर से कनेक्टेड नहीं रह गए। नेचर से कनेक्टेड कोई अगर है तो साउथ है, पूर्वोत्तर का इलाका है हमारा, है ना। ये नेचर से कनेक्टेड है आज बेटा। समाज में काम आता है हमारे, सही बात है। ये धार्मिक, अब ये कैसे सामाजिक में कैसे कह रहे हो, सामाजिक में कैसे? देखो, सामाजिक अर्थ क्या है? जैसे पूजा हो रहा है,
सामाजिक है, शादी विवाह धार्मिक है, पूजा पद्धति मतलब कि शिव जी को, जब हम शिव जी को शिवरात्रि महाशिवरात्रि के दिन हम फूल चढ़ाने अर्पण करने जाते हैं, तो जब जल चढ़ाने जाते हैं बेटा, जलाभिषेक करते हैं, तो पुष्प तो होता है ना जो धार्मिक है और सांस्कृतिक महत्व का विषय है। सांस्कृतिक महत्व हम सभी लोग जानते हैं, पुष्पों की एक पहचान होती है। कुछ पुष्प जो होते हैं कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते हैं। आपने कभी भी देखा होगा शादी विवाह में बाई मिस्टेक कमल का पुष्प पूजा पद्धति के समय, पूजा के समय रखा गया हो, नहीं देखोगे। वहाँ पर आपको गुलाब का फूल दिखेगा, गुड़हल दिख सकता है और गेंदा स्पेशली आपको दिखाई पड़ेगा। ये मानव द्वारा प्रेम आ गया, प्रेम है ना। अभी आप देखोगे ये एनसीईआरटी बता रही है, मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, एनसीईआरटी कह रही है, मैं नहीं बता रहा हूँ। ये मानव द्वारा प्रेम, बेटा प्रेम की बात करते हैं। अनुराग जैसे खुशी कहते हैं, मतलब क्या एक बार खुशी होती है। प्रसन्नता उसी का एक सैन्योनिम से मतलब कि पर्यायवाची है। विषाद दुख, शोक दुख आदि की अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करने के प्रतीक रहे हैं। आज जब किसी को प्रेम में प्रपोजल करते हो, अब तो लव लेटर का ज़माना है, तो लव लेटर में आप गुलाब देते हो, सच्ची बात है। अब लव लेटर का ज़माना नहीं रह गया है ना, तो गुलाब देते हो। जब आप दुखी होते हो तो आप देखते हो कि किसी की फ़ोटो पर फूल चढ़ाया जाता है। तो ये सब फूल जो हैं इन सब जगहों में काम आते हैं। कम से कम ऐसे 5 पुष्पों की सूची बनाएं जिनका आभूषणात्मक महत्व हो और जिन्हें घर बेटा एवं बगीचों में उगाया जाता है। ठीक है यार, जिन्हें घर में बगीचों में उगाया जाता है। ऐसे 5 क्या 10 एग्जाम्पल बता सकते हो आप, ढूंढो सही। आप 10 एग्जाम्पल बता सकते हो बेटा, 5 की बात क्यों कर रहे, 10 बता सकते हो। ठीक है, ये काम तुम पर छोड़ देता हूँ। और कमेंट में अगर आप करना चाहें तो कर दीजिए, ओपन है, कमेंट बॉक्स तो ओपन है, जानते हो, जो इच्छा है वो लिखो, कोई रोक टोक नहीं है। बस गाली मत देना, मैं इतना ही कहना चाहूँगा। आगे क्या कहता है, आप 5 उन पुष्पों का ही पता करें जिन्हें आपके द्वारा सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्सवों के दौरान उपयोग किया जाता है। देखो, अगर आप हिंदी भाषी हो तो बिहार का अलग है, राजस्थान का अलग है, हरियाणा का अलग है, और दिल्ली का केस अलग है, और उत्तर प्रदेश का केस अलग है बेटा, मध्य प्रदेश केस अलग है, महाराष्ट्र का केस अलग है, ये सब झारखंड केस अलग है, ये सब हिंदी भाषी क्षेत्र है। तो इनमें आप अलग अलग है। तो आप जहाँ देख रहे हो उसको खुद नोटिस करिए, बताइए आप खुद है क्या कई पुष्पों खेती या पुष्प कृषि के बारे में सुना है, इसका तात्पर्य क्या है भाई। सही है, देखो पुष्पों खेती बेटा फ्लोरिकल्चर, अंडरलाइन कर लो इसको। हालांकि आप पूछेगा नहीं, अब वो अस्तर नहीं रह गया है कि आपसे ये सब चीज़ें पूछे, पर आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए। किसको, पुष्पों की खेती बेटा फ्लोरिकल्चर, पुष्पों खेती फ्लोरिकल्चर को बेटा आप क्या कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। 1 मिनट रुको, देखो रिकॉर्ड हो रहा है नहीं हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, चलो ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है। चले आगे बढ़े बेटा। ये चीज़ अंडरलाइन कर लीजिए, पुष्पों खेती को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। आज से 20 साल पहले, जब नीट उड़े कोई जमाने नहीं है, 20 साल में बहुत कम बता रहा हूँ, 25-30 साल पहले, मतलब मेरे जन्म के बहुत साल पहले, ऐसे छोटे छोटे स्तर की सवालें पूछ जाती थी पीएमटी में। तब इसे पीएमटी कहा जाता था, है ना। सबका अपने पीएमटी, से उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए CPMT होता था, पूरे भारत के लिए AIPMT हुआ करता था, प्री मेडिकल टेस्ट कहते थे। अब तो नीट है, केवल एक एग्जाम में पूरे भारत में तुम दे सकते हो, फिर अपना वगैरह एडजस्टमेंट हो जाता है। बहुत अच्छा सिस्टम कर दिया अब तो, पहले ऐसा था नहीं। तब ये सवाल पूछे थे फ्लोरिकल्चर, ऐसे छोटे छोटे चीज़ें। अब तो बहुत गहराई पूछती है सवाल, बहुत गहराई में जाना पड़ता है आपको। तब तो पहले ऊपर सतह की, जैसे आजकल SSC में छोटे मोटे एग्जाम में नहीं पूछ लेता है, मतलब कि कलर ग्रेड में ऐसे, तो तब ये चीज़ें नहीं पूछ जाती थी, डॉक्टर बनने के लिए पूछ जाती थी। कितनी बड़ी बात है यार, है ना। चलो आगे देखो बेटा, एक जीव वैज्ञानिक के लिए पुष्प क्या है। पुष्प आकार की एवं भ्रौड़ी आश्चर्य तथा लैंगिक जन्म स्थल है। देखो हमारे लिए पुष्प एक मनमोहक चीज़ है, उसे देखकर सूंघते अच्छा लगता है। गुलाब का फूल परफ्यूम में, गुलाब जल में उपयोग किया जाता है। लेकिन जब एक जीव वैज्ञानिक की बात करते हैं बेटा हम, तो एक जीव वैज्ञानिक के लिए पुष्प केवल मदहोश करने वाली चीज़ नहीं है, मनमोहक चीज़ नहीं है। ये आकार की बेटा, आकार कैसा उसका, और भ्रूण की, और भ्रूणी तरीके से। भ्रूण क्या होता है, माँ के गर्भ में अभी जो शिशु, एकदम छोटे शिशु भी नहीं है, पिता और माता जब मिलते हैं तो पिता और माता का जब युग्मक निषेचित होता है, निषेचित होने कुछ दिन बाद भ्रूण बन जाता है, वही भ्रूण है। तो भ्रूण का मतलब क्या है, भ्रूण की तरीके से बेटा आश्चर्य और लैंगिक जनन स्थल है। भैया यहीं पर जितना लैंगिक जनन है वो पुष्प के अंदर के तो होता है। आप या खुद इसको एहसास कर लोगे, है ना। आपने कक्षा 11 में एक पुष्प के विभिन्न अंगों के बारे में अध्ययन किया होगा, ठीक है। नहीं किया तो बात अलग है,
कर लेना चाहिए इसे। चित्र 1.1 आपको एक प्रारूपी पुष्प के विशिष्ट अंगों को पुनः स्मरण करने में सहायक होगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं चित्र 1.1 क्या बेटा। देखो ये पुष्प 1.1 है। पुष्प के एलएस यानी लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, अनुदैर्ध्य, ये अनुदैर्ध्य याद आ रहा है, तुमने कभी ना कभी पढ़ा होगा अनुदैर्ध्य काट, और दूसरा होता है अनुप्रस्थ काट बेटा। एक है अनुदैर्ध्य काट, दूसरा है अनुप्रस्थ काट। अनुदैर्ध्य काट क्या है? अनुदैर्ध्य काट इसको कहते हैं, देखो ये है, मैं इसको ऐसे काट दूं, ऐसे, ये मेरा हाथ है, मैं इसको बीच से काट दूं, ये अनुदैर्ध्य काट है। नहीं समझ में आ रहा है? समझाता हूँ। जैसे ये चीज़ है, एक किताब लिया मैंने, और किताब को मैं बेटा क्या करता हूँ, ऐसे काटता हूँ, ऐसे। अब मैंने मान लो इसको काट दिया, तो ये ऐसे, तो ये पोर्शन तुम्हें दिखने लगा, तो ये अनुदैर्ध्य काट है ना। लेकिन मैं क्या करूँ, इसको ऐसे ना काट के मैं ऐसे काट दूँ, ऐसे काट दूँ। अगर मैं ऐसे काट दूँ तो मैं ऐसे दिखेगा, तो ये अनुप्रस्थ काट है। क्लियर है? अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ का अंतर समझा नहीं आया? ठीक है, तो अनुप्रस्थ काट है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या बोलता है, देखो ये पुष्प है बेटा, इस पुष्प के, ये तुम्हें ग्रीन सा पार्ट दिख रहा है, ग्रीन सा पार्ट, ये ग्रीन वाला पार्ट, इसे बाह्यदल कहते हैं। ये जो ग्रीन पार्ट है बाह्यदल कहते हैं, दिखाई दे रहा है ये। और ये जो हरा वाला पार्ट बेटा, इसे दलपुंज कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? दलपुंज। दलपुंज जो होते हैं रंगीन भाग को हम दलपुंज कहते हैं। अभी मैं डायग्राम बनाऊंगा, यहाँ पर फिर से डायग्राम बनाऊंगा। और ये तुम्हें बीच लाइन दिख रही है, ये वाली, इसे वर्तिका कहते हैं। देखो वर्तिका लिखा है, इसके ऊपर देखो तुम्हें ऐसे खंड में दिख रहा है ये वाला पोर्शन, इसे वर्तिकाग्र कहते हैं बेटा, ये वर्तिकाग्र। और ये तुम्हें दिख रही है ऐसी कई सारी ये चीज़ें, इसको हम देखा, ये पुमंग है, पुमंग बेटा, इसे पुमंग कहते हैं। और ये पुमंग के दो हिस्से होते हैं, तो ये तुम्हारा तंतु है और ये पराग कोश है, ये लिखा हुआ है, देखो पराग कोश लिखा हुआ है। ये लाइन यहाँ तक नहीं, ये लाइन यहाँ तक आएगी, यहाँ तक आएगी, ठीक है। और ये पंखुड़ी, ये पंखुड़ी यहाँ पर, ये तो एनसीईआरटी समस्या है। चलो मैं तुम्हें डायग्राम बना के समझाता हूँ, अब इसको छोड़ दो, ठीक है। अपना डायग्राम देख लो, समझ आ जाएगा अच्छे से। देखो सबसे पहले क्या करना है, आपको एक सुराही बनानी है। सुराही बनाना आता नहीं आता? ये सुराही बना लीजिए, और सुराही ऐसे कर लीजिए, और इस सुराही को ऐसे कर दीजिए। अब इसके अंदर क्या करना है, आपको तिक्के 3 बनाना है, ऐसे तिक्के 3, ये तिक्के 3 बना लिया है ना। और इसके अंदर फिर ऐसे ऐसे करके, ऐसे करके कर लेना है आपको। और इसके चारों ओर भी पत्तियां निकाल लीजिएगा, पत्तियां निकालना, पत्तियां निकाल लीजिएगा। अब आगे देखो, यहाँ से आपको एक ऐसे करके निकाल लेना है, ऐसे करके, और ये इसको ऐसे कर लेना है ना। बस मेन चीज़ होगी। बाकी आप अगर फिगर को अच्छा बनाना चाहते हो तो लो बना लीजिए, फिगर को अच्छा बनाना है और फिगर अच्छा बना लीजिए भाई, फिगर को अच्छा कर लीजिए। ये फिगर हो गया, फिगर आप अच्छा हो जाएगा। बात समझा? समझा नहीं समझा तब है ना। तो ये फिगर बना लिया, आपका डायग्राम इससे अच्छा बन सकता है। देखो अब क्या, देखो बेटा, ये जो चीज़ तुम्हें दिखाई दे, ये जो चीज़ दिख रही है तुम्हें, इसको हम पुष्पासन कहते हैं। क्या कहते हैं? पुष्पासन। ये वर्ड याद रखना, आगे काम आएगा। पुष्पासन, पुष्पासन तूने सुना है? सिंहासन, सिंहासन सुना है? जैसे सिंहासन वैसे पुष्पासन, जैसे सिंहासन वैसे ही पुष्पासन बेटा। आगे बढ़ते हैं। ये जो तुम्हें देख रहे हो ना, ये चीज़, ये पूरा चीज़, इसको हम लोग ज़्यादा गड़बड़ हो गया, ये चीज़ मैं तो समझ रहा हूँ, गोची पोची लग रही होगी। देखो ये जो चीज़ दिख रहा है ना, ये चीज़, ये पूरा गोल गोल, ये पूरा, इस पूरे चीज़ को हम लोग मिला करके, इस पूरे चीज़ को मिला करके, इसको हम कहते हैं अंडाशय। क्या कहते हैं? अंडाशय बेटा। और ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, इसके तरफ ऐसे कर दो, ऐसे, इसे हम बीजांड के, जो तिक्के 3 दिख रहा है, इसे हम क्या कहते हैं? बीजांड है, ये बीजांड, बीजांड है बेटा, ये बीजांड है ना। और ये जो चीज़ है, इसे हम पराग, इसे पुमंग कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे पुमंग कहते हैं, है ना। और ये पूरा हिस्सा पुमंग है, पूरा हिस्सा पुमंग है। पर एक ये जो तुम्हें तंतुष दिख रहा है, एक लाइन से दिख रहा है, जो लंबा सा, इसको हम तंतु कहते हैं। क्या कहते हैं? तंतु। आगे अंग्रेजी में मिलेगा फिलामेंट, है ना। और ये जो चीज़ है, इसे पराग कोश कहते हैं। पराग कोश, पराग का कोश, कोश में होता है स्थान, कोश में क्या होता है? रिक्त स्थान या खाली स्थान, कुछ भी पराग कोश कहते हैं। पराग कोश जिसमें पराग का धारण होगा। इस पूरे हिस्से को बेटा, इस पूरे हिस्से को, ये नहीं पूरा, ये जो तुम्हें दिख रहा है सुराही जैसा आकार, इस पूरे हिस्से को हम लोग जायांग कहते हैं। जायांग क्या? स्त्री का एक हिस्सा है। स्त्री के हिस्से को जायांग, पुरुष के हिस्से को पुमंग कहते हैं। बात समझ आएगी? ये जो खुला हुआ चीज दिख रहा है बेटा, ये जो चीज दिख रहा है, इसे हम कहते हैं वर्तिका, वर्तिकाग्र कहते हैं। और ये जो लंबा सा दिख रहा है, इसे वर्तिका। तो बहुत से बच्चे बहुत बार कंफ्यूज होते हैं, वर्तिका क्या है, वर्तिकाग्र क्या है, भूल जाते हैं बार बार।
वर्तिका क्या वर्तिका, देखो सिंपल है, आसानी से अगर याद कर लोगे ये बेस से, अगर ये चीज़ क्लियर है तो आगे चल चैप्टर में कहीं दिक्कत आने वाली नहीं है। अगर ये चीज़ क्लियर नहीं है चैप्टर में दिक्कत आएगी, है ना, चैप्टर में दिक्कत आएगी आपको। तो देखो जो सुराही जैसा आकार है बेटा, इस पूरे को हम जायांग कहते हैं। जायांग बोले तो स्त्री का हिस्सा, जायांग बोले तो स्त्री का हिस्सा, इसे हम स्त्री केसर कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं। और ये जो तुम्हें ये दिख रहा है इस प्रकार का, ये जो दिख रही है इसे हम पुमंग कहते हैं। पुरुष यार, पुरुष का अंग, पुमंग पुरुष का अंग है ना, तो ये पुमंग है। अब पुमंग के दो, पुमंग केवल दो हिस्से हैं, एक लंबा सा दिखता है, लंबा सा डंठल, उसे तंतु कहते हैं, उसके ऊपर जो दिखता है वो परागकोश है, बस कहानी खत्म। ये पुमंग की कहानी है और इसका ज़्यादा रोल नहीं है, बहुत छोटा सा हिस्सा है। अभी आप चैप्टर में पढ़ोगे, बहुत बहुत छोटा सा, बहुत छोटा सा। और ये मेन ये है भाई साहब, ये दोनों ये मेन है, ये जायांग है बेटा। इस जायांग के अंदर जो दिख रही बीजांड है, इसी बीजांड का आगे चल के बीज बनना होता है, और ये जो उसमें अंडाशय दिख रहा है इसी को फल बनना होता है। ये जो डंठल तुम्हें दिख रहा है, डंठल, ये वर्तिका, इसके ऊपर वर्तिकाग्र है। वर्तिकाग्र, वर्तिका में किसमें लेटरों की संख्या, अक्षरों की संख्या ज़्यादा है वर्तिकाग्र में, वर्तिकाग्र ज़्यादा ऊपर है, तो इसलिए ये ऊपरी वाला हिस्सा वर्तिकाग्र, नाम याद करने का तरीका है, ठीक है। ऊपरी हिस्सा वर्तिकाग्र, बीच वाला हिस्सा वर्तिका। पॉइंट क्लियर है, ठीक है। मुझे लगता है पॉइंट क्लियर हो चुका है। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन खुला है, पूछो। हाँ, बाकी तो मैं हूँ यार, मेरे रहते हुए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना। बाकी ईश्वर जाने, राम जाने, हम क्या कर सकते हैं बेटा, ठीक है। क्या आप पुष्प के दो अंगों के नाम बता सकते हो जिनमें लैंगिक विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण वाली दो इकाई होती है? हाँ यार बता सकते हैं, कौन कौन से। देखो, एक तो हो गया जायांग नंबर 1, और नंबर 2 पुमंग, यही तो इम्पोर्टेंट है। बाकी इसके रंगा बिरंगा कोई महत्व नहीं है, जो रंगे बिरंगे का कोई अर्थ नहीं है, रंगा बिरंगा कोई अर्थ नहीं है। अभी नहीं, वो रंगा बिरंगा अर्थ नहीं है, आगे आप देखोगे। पर निषेचन के लिए कोई अर्थ नहीं है, वो निषेचन को प्रेरित तो करता है। जैसे ये सवाल इसने पूछा है, इसने सवाल क्या पूछा है कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, तो पुमंग और जायांग है। मम्मी पापा अलग अलग हैं तभी निषेचन है। मम्मी पापा ही ना होते तो निषेचन किस में होता, मम्मी पापा ही ना होते निषेचन होता नहीं होता, बस कहानी इतनी है। अब आपका अगला टॉपिक क्या है, निषेचन पूर्व संरचना और घटनाएं। देखो मैं इसे मिटा दूं, निषेचन पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं, निषेचन पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं। देखो दो घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी। पहला आपको मिलेगा निषेचन पूर्व, अभी जो पढ़ने चल रहे हो, निषेचन पूर्व संरचनाएं। निषेचन से पहले कौन कौन संरचनाएं घटती हैं, संरचनाएं एवं घटनाएं, ये टॉपिक है, संरचनाएं एवं घटनाएं एवं घटनाएं। दूसरा है निषेचन पश्चात बेटा, निषेचन पश्च घटनाएं, निषेचन पश्च संरचनाएं एवं घटनाएं। निषेचन पूर्व और निषेचन पश्च। निषेचन पश्च तो बेहद आसान है, खास उसे कोई परवाह नहीं। निषेचन पूर्व ज़्यादा मेहनत करनी है आपको, निषेचन पूर्व ज़्यादा मेहनत करनी है। और इसमें जो हिस्सा है पराग कण वाला, पराग पुमंग आसान है। एक बात तो मैं बता दूँ, अगर आप वनस्पति विज्ञान पढ़ते हो, वनस्पति विज्ञान पढ़ रहे हो तो देखो वनस्पति विज्ञान नहीं, कोई विज्ञान पढ़ रहे हो, एक बात जान लीजिए, स्त्री का हिस्सा जटिल है। अगला चैप्टर आप मानव जन्म पढ़ोगे, उसमें भी स्त्री का हिस्सा ही जटिल होता है, पुरुष का हिस्सा आसान है। मतलब कि पुमंग पुंकेसर का या पुल्लिंग की बात कर लेते हैं, पुल्लिंग की संरचना आपको आसान मिलेगी, लेकिन स्त्री केसर की संरचना भैया ऐसे मारा मारी चलती है कि तुम सोचोगे अरे यार इसे खाते और रोम रे सर दर्द है भाई, सर दर्द है ना। एक ही नाम के कई अर्थ मिलेंगे, उसको कभी ये यूज करेगा कभी वो यूज करेगा, मेंशन नॉट। पर आप तुम्हें सिखाएगा कि कौन सा वर्ड कहाँ यूज करना है, किस वर्ड का क्या अर्थ है। एनसीईआरटी में ये वर्ड के साथ वर्ड यूज करेंगे, पर मैं बताऊँगा कि बेटा इस वर्ड के साथ कौन सा वर्ड आता है। क्या बोलता है, निषेचन पूर्व संरचनाएं और घटनाएं।
यानी निषेचन से पहले कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं और निषेचन से पहले कौन कौन सी रचनाएं बनती हैं। आप निषेचन कर समझते हो ना, निषेचन कर समझते हो। अगर तुम्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा तो एकदम सिंपल ही भाषा में याद रखना, पापा मम्मी मिले निषेचन है, खत्म, इसके कुछ नहीं करना है ना। पापा मम्मी मिले निषेचन है। चलो बाकी 12 पढ़ रहे हो। देखो बेटा, पादप में वास्तविक रूप से पुष्प विकसित होने से पूर्व यह तय हो जाता है कि पादप में पुष्प आने वाले हैं। एकदम राइट बात। कहता है पादप में वास्तविक रूप से पुष्प विकसित होने से पूर्व ही यह तय हो जाता है कि पादप में पुष्प लगने वाले हैं। आप जानते हो जनवरी फरवरी के महीने में आम में बौर आ जाते हैं। आम का बौर पुष्प ही तो है आम के लिए। अनेकों हार्मोनल और संरचनात्मक परिवर्तनों की शुरुआत होने लगती है, जिसके फलस्वरूप पुष्पी आदक के मध्य विभेदन और अग्रिम विकास प्रारंभ हो जाते हैं। जो पुष्प होते हैं उनके मध्य हम क्या कर सकते हैं, अग्रिम आगे का और आदक जो है में हम विभेदन करने के लिए सक्षम हो जाते हैं। कोई खास लाइन नहीं है, मरने वाली लाइन इसमें नहीं है, मैं बताऊंगा। अभी तक कोई ऐसा लाइन नहीं मिला है कि इसमें तुम मरो। नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, नीट के लिए अभी तक कोई इंपॉर्टेंट लाइन मिली है ना बोर्ड के लिए, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सब सुनने वाली कहानी है। पुष्प क्रम की रचना होती है जो पुष्पी कलिकाएं और बाद में पुष्प को धारण करती हैं। सिंपल सी कहानी है, पुष्प क्रम की रचना होगी, पुष्प कैसे बनेंगे, फिर बड़ा पुष्प बन जाएगा, है ना। फिर पुष्पी कलिकाएं बनेगी, बाद में पुष्प बन जाएगा। पुष्प में बेटा नर मादा जनन संरचनाएं पुंमक तथा जायांग है। अब देखो ये लाइन अंडरलाइन, ये जो लाइन है इसे अंडरलाइन कर लो, इसे आप अंडरलाइन कर लीजिए, इसे अंडरलाइन कर लीजिए। पुष्प में नर एवं मादा जनन संरचनाएं पुंमक तथा जायांग हैं। अंडरलाइन कर लो भाई, मैं कह रहा हूँ अंडरलाइन कर लेने के लिए। अब विभेदित रहती हैं, विभेदित रहती हैं। ये रहा, अंडरलाइन कर लेना, इसको अंडरलाइन कर लेना। अब यहाँ से जो चैप्टर मिलेंगे इसके बाद से सारे के सारे टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है, नज़र बनाकर और गड़ा कर रखिएगा। समझ आएगा। चलो थोड़ा सा लाइट बढ़ा लें, क्या अंधेरा दिखने लगा क्या? आप याद करें कि पुमंगों से भरपूर पुंकेसरों का गोला पुंकेसर गोला नर जनन अंग का तथा जायांग स्त्री मादा जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। जिन बच्चों को बेसिक नहीं पता है वो रटें, इन्हें रटना पड़ेगा। बच्चा वार्टी आपको याद करना पड़ेगा। देखो यार एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ, याद किए बगैर काम नहीं चलने वाला, आपको याद करना पड़ेगा। टीचर को समझा सकता है, रटा नहीं सकता है। और एग्जाम रटने से पास होता है बेटा। और एक बात याद रखिए, दुनिया में कोई कुछ नहीं बोल रहा है ना, ऐसे करा दूंगा ज़िंदगी में कभी कुछ हो, मतलब याद करने हो सकता नहीं पड़ी। सिंपल सी बात जो बेवकूफ़ बना रहे आपको। एक बात याद रखना, रटंत विद्या खुदंत पानी। रटने से विद्या आती है और खोदने से पानी निकलता है। कोई माई का लाल इस बात को गलत कहते बताए। खोदते जाओ पानी मिलेगा, रटते जाओ विद्या आने लगेगी। और कहते हैं रटंत विद्या आवत नहीं, आवत तो जात नहीं, है ना। अब गरियावक ना गरिया ना भाई, यही कहा आपसे भाई, गरिया दे, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो मने करा गरिया ना भाई। देखो अब बात करते हैं पुंकेसर, लघु बीजाणु धानी और परागकण की। अच्छा एक बात हो, इसे हाईलाइट करके दे दूं क्या आपको, पीडीएफ थमा दूं? चलो अब मैं इसका पीडीएफ भी आपको थमा दूंगा, है ना। अब मैं इसका पीडीएफ भी आपको थमा दूं, देखो तो हाईलाइट होगा नहीं होगा पहले। हाँ देखा था ये रहा है, ये तो हाँ हो तो का, है ना। पर लंबा पड़े यार, बहुत लंबा पड़ जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा ये। चलो क्या हो गया, चलो क्या कहता है चित्र 3.1.2 एक विशिष्ट प्रारूपी। इस प्रारूपी कोई अर्थ नहीं है, बड़े बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर जी प्रारूपी का अर्थ क्या होता है? कुछ नहीं, कोई अर्थ नहीं है प्रारूपी का। बस समझो कि एक ऐसा जिनमें किसी प्रकार मतलब परिपक्व समझो। जैसे क्या कहा जाता है ना कि मानव के मुख में 32 दांत होते हैं। अब एक बालक है, उसके मुख में 32 दांत होते हैं? नहीं। तो प्रारूपी का अर्थ क्या होता है कि जिसमें सब कुछ है, वो न छोटा है न बूढ़ा है, वो जवान है। हमेशा हम बात करते हैं वयस्क की,
जब भी आप पढ़ोगे वयस्क की पढ़ोगे। तो जो वयस्क में संरचना है वो जानो हर जगह है। एक प्रारूपी पुंकेसर दो भागों में विभक्त रहता है। ये डायग्राम देख लो। अरे यार ये हट क्यों नहीं रहा है, अच्छा खासा चल रहा था। चलो देखो ये देखो, ये देखो एक प्रारूपी पुंकेसर, खामखा उलझाएगा आपको। प्रारूपी पुंकेसर क्या है, इसके दो हिस्से हैं। पहला एक ऊपर से दिख रहा है और दूसरा लंबा डंठल तंतु। ये बात खुद भी बताएगा, एनसीईआरटी खुद बताएगा। इसके लंबा डंठल तंतु इसे हम तंतु कहते हैं और इसे पराग कोष कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, पराग कोष कहते हैं। चलो ये डायग्राम याद करना। फिर क्या कहता है, इसमें लंबा में पतला डंठल तंतु होते हैं, इसे अंग्रेजी में फिलामेंट कहते हैं बेटा। एक लंबा में पतला डंठल तंतु होता है जिसे हम फिलामेंट कहते हैं। और अंतिम सिरा सामान्यतः द्विपालिक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। द्विपालिक मतलब उसमें दो लोब होते हैं। आपको लोब क्या होते हैं, लोब समझा देता हूँ। देखो ये दिखाई दे रहा है क्या, देखो एक ध्यान देखना, एकदम बारीकी समझो। एक ये लोब जा रहा है, एक रेड कलर, देखो एक ये जा रहा, एक लोब ये दिख रहा है। और इसी प्रकार का एक लोब आपको और भी कहीं दिखेगा। कलर चेंज करता हूँ, देखो ये ग्रीन वाला भाग, ये इसी पर अंदर अंदर चला जाएगा। तो दो लोब हो गए ना यार, तो दो लोब हो गए। चलो तो द्विपालित होता है। आई होप क्लियर हो चुका। चलो आगे देखते हैं। द्विपालिक संरचना परागकोश कहलाता है। तंतु का समीपस्थ छोर पुष्प के पुष्पासन या पुष्पदल से जुड़ा होता है। तंतु का समीपस्थ छोर क्या है, देखो बच्चा ये तंतु है। तंतु का समीपस्थ छोर किसे बोले, ये है यार, ये करके दिखाओ, वो करके दिखाओ, ये है, ये तंतु का समीपस्थ छोर है। तंतु का समीपस्थ छोर पुष्प के पुष्पासन से, अभी डायग्राम देखो, डायग्राम ने क्या देखा था, ये ऐसे बनाया था है ना, और यहां से तो निकल कर आया था, यही तो था बेटा, है ना। तो पुष्प के पुष्पासन से, ये पुष्पासन है, ये तो पुष्पासन है, पुष्प के पुष्पासन से जुड़ा होता है। या पुष्पदल से, पुष्पदल क्या होता है भाई, पुष्पदल पुष्पों का दल, आप उसके पंखुड़ियां, हाँ याद रखना। रंगीन भाग, पुंकेसरों की संख्या एवं लंबाई विभिन्न प्रजाति के पुष्पों में भिन्न भिन्न होती, सही बात है। देखो पुष्प की लंबाई और पुष्प की संख्या ये डिपेंड करता है कि पुष्प तुम मतलब किसका लिए हो। गुड़हल का अलग होगा, गुलाब का अलग होगा, गेंदा का अलग होगा, चमेली का अलग होगा, है ना। इन सभी का पुष्प अलग अलग होता है और इनके पुंकेसरों की संख्या भी अलग अलग, इनकी लंबाई भी अलग अलग होगी। सिंपल सी कहानी है ना। अगर आप 10 पुष्पों से एक एक पुंकेसर एकत्र करें और उन्हें एक स्लाइड पर रखें तो आप देखेंगे इनके आकार में बहुत ही विभिन्नता है। और जो प्रकृति में विद्यमान है, जो क्या कहते हैं, जो प्रकृति में विद्यमान है, आप सभी लोग जानते हो, वंशागति आपने पढ़ रहा है कि वंशागति विविधताओं से भरा है। मेंडल ने बता रखा है, मेंडल ने क्या है, उनका नाम क्या है, विकास चैप्टर में नहीं, डार्विन ने क्या बताया है कि विभिन्नता होना जरूरी है, तभी सर्वाइव कर पाओगे, ना सर्वाइव नहीं कर पाओगे। अब ये कह रहे हैं 10 इकट्ठा करो, भाई स्लाइड तो है नहीं, इकट्ठा करना, इकट्ठा कर लेना, फिर भी ऐसा याद कर लो। अब वही बात है, कुछ चीज़ आपको याद करना पड़ता है, समझना पड़ता है, उसे हम प्रयोग करके नहीं देख सकते हैं, मजबूरी। अब स्लाइड वाले तो है नहीं, कौन सा इतना बड़ा हम लाइब्रेरी लेबोरेटरी खोल कर बैठे हैं, है ना। एक विच्छेदन सूक्ष्मदर्शी से प्रत्येक पुंकेसर सावधानीपूर्वक अवलोकन और स्पष्ट चित्र के माध्यम से विभिन्न पुष्पों में परागकोशों के जुड़ाव और आकार की व्यापकता को समझा जा सकता है, समझ सकते हैं, सही बात है। पर ओवरऑल ऐसे याद हो गया हमें कि जो पुंकेसर होते हैं वो अलग अलग होते हैं, उनका आकार अलग होता है, लंबाई उनकी अलग अलग होती है, लेकिन याद रखना वो सभी दो पालित होते हैं, दो पाली दो लोब्स होते हैं, ऐसे करके। द्विपालिक का समझना चाहते हो तो ऐसा समझ लो, द्विपालिक ऐसे, द्विपालिक, एक पाली ये, एक पाली ये, दो लोब हो गए, एक लोब ये, एक लोब ये, देखो दो लोब हो गए ना, दो लोब हो गए, दिखाई तो ये पुंकेसर है ना। द्विपालित हो गए, समझ आएगा क्या। चलो आगे बढ़े हम लोग। एक प्रारूपी, फिर प्रारूपिक बोल दिया, देखो फिर से बताऊंगा। प्रारूपिक का मतलब होता है वयस्क, समझो जिसमें सब कुछ है। आवृत बीजी, आवृत बीजी मतलब क्या होता है बेटा, जिसमें बीज आवृत और ढका होना, जिसमें बीज ढका होता है। परागकोश द्विपालित होते हैं, बस याद रखना, प्रत्येक द्विपालित होते हैं बेटा। बच्चा देखो द्विपालित हो गए। आगे क्या बोलता है, तथा प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ होते हैं। 2 कोष्ठ मतलब क्या है, इसके अंदर भी 2 खंड कर लो। कितने खंड कर लो, कैसे 2 खंड करूँ, 2 खंड कर लो। द्विपाली 2 खंड, तो 4 खंड हो जाता है। ऐसे कुछ होता है, बना नहीं पा रहा हूँ, समझाता हूँ तुम्हें, ऐसे समझो। जैसे 1 पाली 2 पाली,
अब इसके अंदर भी 2 खंड कर लो, इसके अंदर भी 2 खंड कर लो, तो 1 खंड, 2 खंड, 3 खंड, 4 खंड, है ना। प्रत्येक पाली में 2 खंड, कुल मिलाकर 4 खंड। पराग कोष द्विपालित होते हैं और प्रत्येक द्विपालित में 2 कोष्ठ होते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यहाँ जितना बता रहा हूँ। अब यहाँ से सारी इंपॉर्टेंट है। अर्थात ये द्विकोष्ठी होते हैं। कितने कोष्ठ होते हैं? द्विकोष्ठ होते हैं। एक पाली द्विकोष्ठी होता है, याद रखना। एक पाली में 2 कोष्ठ बेटा, एक पाली में 2 कोष्ठ, 1 कोष्ठ 2 कोष्ठ, तो 2 पालियों कितने कोष्ठ? 4 कोष्ठ। लॉजिकल चीज है, ऐसे समझ सकते हैं इसको। प्रायः एक अनुलंब खांच प्रावारक को अलग करते हुए लंबवत गुजरता है। अब इसमें क्या होता है? एक खांच होती है, ये देखो खांच, ये खांच है, ये खांच तो इनको अलग कर रहा है, ये खांच तो इनको अलग कर रहा है, पालियों को ये खांच तो अलग कर रहा है, ये खांच है, ये जो खांच है इन पालियों को अलग कर रहा है, इन पालियों को अलग कर रहा है ना। आगे देखो, ये इसे डिहाइसेंस कहते हैं। देखो अंग्रेजी में लिख दिया, एनसीआरटी प्रॉब्लम है। लाइन ऑफ डिहाइसेंस, लाइन ऑफ डिहाइसेंस, प्रावारक खांच को, ये प्रावारक खांच है, प्रवारक खांच। आगे देखो, आइए पराग कोष के एक अनुप्रस्थ काट में भिन्न प्रकार के ऊतकों और अनेक संयोजन को समझें। एक पराग कोष को द्विपालित प्रकृति पराग कोष के अनुप्रस्थ काट में बहुत ही पृथक या सुव्यक्त होता है। देखो, विभिन्न प्रकार के ऊतकों तथा अनेक संयोजनों को समझें। एक पराग कोष की द्विपालित प्रकृति, ये सभी लोग पहले ही देखें बेटा, एक पराग कोष की द्विपालित प्रकृति होती है। देखो ना, द्विपालित, एक पाली, 2 पाली, द्विपालित प्रकृति पराग कोष के अनुप्रस्थ काट। मैंने भी क्या होता है, अनुप्रस्थ काट ऊपर से काट दो, ये देखो ऐसे काटना है, ये खटाक, ये ऐसे ऐसे काट दो, ऐसे काटना है, राइट, ऐसे काटना है, ऐसे काटना है, ऐसे दिख रहा है, ऐसे नहीं काटना है, याद रखना, ये अनुप्रस्थ काट है। ऐसे काट दूँ तो अनुदैर्ध्य काट, ऐसे काट दूँ तो अनुप्रस्थ काट। फिर मेरे साथ याद करना, ऐसे काट दूँ तो अनुप्रस्थ काट, ऐसे काट दूँ तो अनुप्रस्थ काट, लेकिन अगर ऐसे काट दूँ तो अनुदैर्ध्य काट, ऐसे काट दूँ तो अनुदैर्ध्य काट। बात समझ आ गया? चलो अब इसका डायग्राम देख लो, क्लियर हो जाएगा। देखो कैसे काटा तुम्हें दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना कि चीज़ ऐसे जा रही, इसको ऐसे काट दिया गया, ऐसे जा रही थी, इसको से खटाक से काट दिया गया, है ना, ये काट दिया गया है। और देखो इसके अंदर क्या देखते हैं आप, ये छोटे छोटे दाने दिख रहे हैं, ये छोटे दाने, ये जो छोटे छोटे दाने दिख रहे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? पराग कण कहते हैं। और ये पराग कण पराग कोष में तो है। आगे पढ़ोगे बड़ा मजा आएगा, बहुत मजा आता है। इस चैप्टर की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। तुमको अरे सर जी क्या कहने लगा, ये समझ में नहीं आया सच में। चले थोड़ा डायग्राम इसको छोटा करना पड़ेगा क्योंकि अभी आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। देखो क्या बोलता है, एक परागकोश की द्विपालित प्रकृति परागकोश के अनुप्रस्थ काट में बहुत ही पृथक या सुव्यक्त होती है। सुव्यक्त में क्या होता है, वो अच्छे तरीके से तुम्हें दिखाई देने लगती है, वो अच्छे तरीके से आपको दिखाई देने लगती है। परागकोश एक 4 दिशी चतुष्कोणीय संरचना होती है जिसमें 4 कोनों पर लघु बीजाणुधानी समाहित होती है। 4 कोनों पर लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणुधानी नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। बस ये 4 दिशी तो हम समझा देंगे, 4 दिशी मैटर नहीं है। लघु बीजाणुधानी क्या है, लघु बीजाणुधानी समझना तो जरूरी है भाई। लघु बीजाणुधानी नहीं समझोगे तब तुम्हारा मारी। लघु बीजाणुधानी बेटा, तो लघु बीजाणुधानी की बात करते हैं। लघु बीजाणुधानी, देखो लघु बीजाणु का मतलब क्या होता है, पादपों में पुरुष को छोटा माना गया है और स्त्री को बड़ा माना गया है। तो जब पादप में लघु की बात करेंगे तो हमेशा पुमंग याद करना, ये पुमंग की बात हो रही है। और पुमंग बीजाणु तो पुमंग का बीजाणु, पुमंग का बीजाणु। लघु बीजाणु संधि विच्छेद कर दिया, लघु मिस पुमंग होता है और बीजाणु मिस का बीजाणु, बीजाणु बीजाणु। अब धानिक मतलब होता है रहने का स्थान, रहने का स्थान, है ना। तो पुमंग के बीजाणु, पुमंग के बीजाणु के, पुमंग के बीजाणु के रहने का स्थान, इसी को हम क्या बोलेंगे, लघु बीजाणुधानी।
पुमंग के बीजाणु का रहने के स्थान को हम लघु बीजाणु धानी कहते हैं। अब पुमंग के बीजाणु क्या बेटा? पुमंग का जो बीजाणु है वो पराग कण ही तो है मेरे भाई, पराग कण, जो पराग कण है वही तो पुमंग का बीजाणु है। आई बात नहीं समझता हो? वही तो पुमंग का बीजाणु है ना? चलो, वही तो पुमंग का बीजाणु है। आगे बढ़ते हैं। तो लघु बीजाणु धानी, लघु बीजाणु धानी का अर्थ क्या है कि जिसमें, लघु बीजाणु धानी का अर्थ क्या है बेटा? लघु बीजाणु धानी का अर्थ क्या है? जहां पर परागकण रहता है उसे हम लघु बीजाणु धानी कहते हैं। जो प्रत्येक पाली में 2 होती है। देखो, प्रत्येक पाली में 2 होती है तो कुल प्रत्येक पाली में 2 होती है और कुल मिलाकर 2 पालियां हैं। कन्फ्यूजन बहुत है, देखो कन्फ्यूजन बहुत है, समझाता हूं। देखो, एक पराग कोश के अंतर्गत, ऐसे याद रखना, पराग कोश के अंतर्गत बेटा 2 पाली होती हैं, पाली ए और पाली बी, ऐसे याद कर लो, पाली बी। अब पाली ए और पाली ए में का कोष्ठ रहता है और खा कोष्ठ रहता है, खा कोष्ठ रहता है। और पाली बी में बेटा गा कोष्ठ रहता है और घा कोष्ठ रहता है ना? पराग कोश में 2 पाली, पाली ए और पाली बी। पाली ए में 2 कोष्ठ, का कोष्ठ और खा कोष्ठ। पाली बी में भी 2 कोष्ठ, गा कोष्ठ और घा कोष्ठ। अगर मैं कोष्ठों की संख्या बोलूं तो आप बता दो सर जी 4 है। अगर पालियों की संख्या बोलूं तो आप बता दोगे 2 है। यही तो कहना चाहता है वो, यही तो कहना चाहता है ना, वही तो कहना चाहता है वो। आगे क्या कहता है? आगे क्या कहता है आपसे? चलो, आगे क्या कहता है? प्रत्येक पाली में 2 होती हैं। क्या कहता है? लघु बीजाणु धानी प्रत्येक पाली में 2 होती हैं। बात समझो बेटा? और यह लघु बीजाणु धानी आगे विकसित होकर परागपुटी बन जाती है। परागपुटी मतलब क्या है? अंग्रेजी में क्या लिखा है? पोलन सेक्स। पोलन होता है पराग और पुटी में धारण करने वाली, पराग को धारण करने वाली। ये नहीं समझ में आया होगा, आउट हो गया, बाहर हो गया, दिमाग से बाहर हो गया। समझाता हूँ। इसे गांव भाषा में कुल्हड़ कहते हैं। तुमने कहा चाय, कुल्हड़ की चाय। ये बड़ा कुल्हड़ है, इसमें चाइनीज में नौता उता में खावा जाते है ना। देखो, ये कुल्हड़ है। अभी हम कुल्हड़ कहेंगे, पर आपने देखा होगा गर्मी के मौसम इसमें लस्सी डालकर ठंडी की जाती है, तो बाद में गर्मी के मौसम में यह लस्सी रखने के काम आएगी। सोचने वाली बात है। एक छोटे सेंटेंस को कैसे घुमा दिया, क्या घुमाया? अगेन, लघु बीजाणु धानी आगे विकसित होकर परागपुटी बन जाती है। परागपुटी पराग को रखने वाली। अरे भाई, लघु बीजाणु धानी का मतलब उसका नाम है लघु बीजाणु धानी, मतलब पराग बीजाणु को पराग कण के रहने का स्थान है। पराग कण के रहने का स्थान, पराग कण जहाँ रहेगा उसे हम क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु धानी बोलते हैं। लेकिन जब पराग कण आकर रहने लगेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? परागपुटी बोल देंगे। अभी से कुल्हड़ बोलेंगे, इसमें तुम लस्सी डाल दो, लस्सी बोलेंगे, फिर लस्सी लेकर आओ भाई, लस्सी लेकर आओ। तब इसे कुल्हड़ के लिए नहीं बोलेंगे हम, कुल्हड़ लेकर आओ, ऐसे नहीं बोलेंगे। कुल्हड़ में रिक्त स्थान है, खाली स्थान, उसमें कुछ नहीं होगा, कुल्हड़ है वो। लेकिन हम बोलेंगे लस्सी का कुल्हड़ लेकर आओ, लस्सी लेकर आओ, तुरंत इसमें को लेकर तुम्हें लाकर दे देगा। समझा कि नहीं समझाता? समझाएगा, है ना? चलो, बेहद गर्मी है भाई साहब। चलो आगे। या अनुलंबवत एक परागकोश की लंबाई तक विस्तारित है। परागकोश की लंबाई है यहाँ तक पूरा, ये डायग्राम देखो, ये परागकोश की लंबाई है। यहाँ तक ना सोचा, ठीक है ना? यहाँ तक सोचने की आवश्यकता नहीं है, सॉरी, यहाँ तक सोचने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ तक सोचना है। ये पूरी लंबाई है इनकी बेटा, ये इनकी पूरी लंबाई तक विस्तारित होते हैं। और परागकणों से ठसाठस ट्रेन में जैसे भूसा नहीं होती जनरल डिब्बे में, ऐसे जनरल डिब्बे में भरे होते हैं या बस में भरे होते हैं, ठसाठस ठकाठक। हाँ, ये भी राहुल जी का ठकाठक वाला। अरे तो खटाखट था उनका। लघु बीजाणु धानी की संरचना। लघु बीजाणु धानी अगर दिखता कैसा है तो कैसा दिखता है? देख ला भैया, काहे में सोचा था क्या? ये दिखाता है, खूब देखा गौर से। लघु बीजाणु धानी की संरचना है।
ये ऊपर देख रहे हो, ऐसे देख रहे हो, ऐसे नहीं देख रहे हो, आप उसको ऐसे नहीं देख रहे हो, आप उसको ऐसे देख रहे हो, इधर देख रहे हो। अंतर है, ऐसे और ऐसे दिखने में अंतर है। देखो ध्यान से, ये तुम्हें उंगली कैसे दिख रही है, अब तुम्हें उंगली कैसे दिख रही है, अंतर है, अंतर है। अनुप्रस्थ काट, अनुदैर्ध्य काट, अनुप्रस्थ काट, अनुदैर्ध्य काट। चला देख लेना, अगर देख ले यहाँ तो आप पढ़ाई करा जाए। लघु बीजाणु धानी की संरचना, उनकी आंतरिक संरचना कैसी है, आंतरिक संरचना होता है। एक अनुप्रस्थ काट में एक प्रारूपी गोली मार दो, फिर प्रारूपी गोली हटाओ। एक लघु बीजाणु धानी बाह्य रूपरेखा में लगभग गोलाई में प्रकट होती है। देख ला, आप देखो लगभग गोलाकार की है कि नहीं, देखो लगभग गोलाकार की है कि नहीं। आपको ये नहीं बोल सकती कहाँ गोलाकार की, अंडाकार की है। अंडा भी तो गोल के आकार के, लगभग बोला, लगभग शब्द ही बोल यूज कर दिया, ऐसा नहीं अंडा केवल गोलाकार का होता है, अंडाकार बोला ना, लगभग। यह समानता 4 भित्तियों से आवृत होती है। आ गया इंपॉर्टेंट लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट, सारे जितना पढ़ाओ से इंपॉर्टेंट है। यह समानता 4 भित्ति परतों से आवृत होती है। 4 भित्ति परत मतलब क्या, 4 स्तर होंगे, 4, 1 2 3 और 4। 4 कहाँ कहाँ है, एक दिखाइए रहा है, 1 2 3 और एक चौथा ही नहीं होगा, आगे ये रहा। 4 भित्ति परतों से, देखो 1 2 3 और 1 4। ऊपर देखोगे भी, खुदे ऊपर देख लोगे भी समझ आ जाएगा। 4 भित्ति परतों से आवृत होती है। देखो कौन कौन सी। सबसे पहले क्या बोलता है, चित्र 3.1.3 आ देख लेना, 1.3a यही तो है, 1.3a। एपिडर्मिस, जिसे हम हिंदी में बाह्य त्वचा कहते हैं। यही तो बात है, कभी तुम अंग्रेज बनाएंगे, कभी तुम तो शुद्ध देहाती बना देंगे। मतलब तुम्हें खुद ही अफसोस होगा कि यार मुझे हिंदी नहीं आती क्या। तुम हिंदी, इनकी हिंदी देख लो ना, तुम ऐसा मुझे हिंदी नहीं आती यार, इससे तो अंग्रेजी होती है ना। एपिडर्मिस बाह्य त्वचा, एंडोथीसियम बाह्य त्वचा मध्य त्वचा के बीच का। 4 परत बना दो, 4 परत, 1 2 3 4, ये बाह्य त्वचा है, ये एंडोथीसियम है ना, एंडोथीसियम अंतर से है ना, एंडोथीसियम। ये जो है मध्य त्वचा है, और ये जो है टेपिटम है। टेपिटम सवाल पूछिए नीट में, इसमें बराबर के शायद 1 या 2 बार पूछिए टेपिटम पर, और एक बार पूछे टेपिटम मुख्य कार्य क्या है, बस और कुछ पूछेगा ही नहीं। एंडोथीसियम मध्य परत और टेपिटम 4 परत। पहले इतना याद करना है, लघु बीजाणु धानी की 4 परतें, लघु बीजाणु धानी में 4 परतें होती हैं। लघु बीजाणु धानी में 4 परतें होती हैं, बाह्य त्वचा, एंडोथीसियम, मध्य त्वचा और टेपिटम। लघु बीजाणु धानी में 4 परतें होती हैं। कितनी परतें होती हैं, 4 परतें होती हैं। अब इनके कार्य पूछेगा, कार्य तो देखो, जो बाहर की 3 परतें हैं बेटा, बाहर की 3 परतें, 1 2 3, बाहर की जो 3 परतें हैं, ये परतें संरक्षण कार्य करती हैं। तुम्हारी त्वचा भी संरक्षण कार्य करती है, याद करो, ये त्वचा, ये जो त्वचा है तुम्हारी, ये भी संरक्षण का कार्य करती है। बाहर की 3 परतें संरक्षण कार्य करती हैं तथा पराग कोश के स्फुटन मदद करती हैं। पराग कोश फूट जाए, पराग कोश मतलब स्फुटन मतलब क्या है, पराग कोश ढका रहता है, पराग कोश फूटेगा, पराग कोश फूटेगा, पराग को जब फूटेगा तभी तो परागकण निकलेगा, वरना जनन कैसे होगा। पराग में मदद करके परागकण अवमुक्त करती हैं, परागकण को बाहर छुड़वा देती हैं, परागकण अवमुक्त करती हैं। आपको परागकण क्या है, देखो शुक्राणु जानते हो, मानव के नर अंग में शुक्राणु पाया जाता है। वो शुक्राणु, वही शुक्राणु जो होता है जनन के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसी प्रकार से पराग कोश के अंदर परागकण होते हैं। ये जो परागकण होते हैं ये नर युग्मक का प्रतिनिधित्व करते हैं। बोले तो जैसे मानव के नर जनन में या नर में शुक्राणु पाया जाता है, उसी प्रकार से पादपों के नर में परागकण पाया जाता है। इसके सबसे आंतरिक परत टेपिटम होती है। ये देखो दिख रहा है आंतरिक परत, ये आंतरिक परत टेपिटम है, आंतरिक परत टेपिटम होती है। या विकासशील परागकणों को पोषण प्रदान करती है। भाई क्यों नहीं पोषण प्रदान करेगी, क्योंकि जो परागकण हैं वो तो अंदर ही हैं, परागकण जो हैं वो अंदर ही हैं, तो वो भोजन तो इसी से लेंगे ना, भोजन तो इसी से लेंगे बच्चा।
ना कि इन बगल 3 से। भोजन तो इसी से लेंगे, ये परागकण भोजन तो इसी से लेंगे, तो ये परागकण हो गए, है ना। बात समझ में आया। टेपिटम की कोशिकाएं सघन जीवद्रव्य से भरी होती हैं, सघन गाढ़ा होता है। सघन मीन्स गाढ़ा, अगर तुम्हें सघन का नहीं समझा ना तो ऐसे याद रखना, सघन मीन्स गाढ़ा होता है। क्लास 10 याद करो, जब तूने प्रकाश चैप्टर पढ़ा था, याद आ रहा है। 2 प्रकार के माध्यम होते हैं, सघन और विरल। सघन मीन्स गाढ़ा होता है। साइटोप्लाज्म से भरी होती हैं, ठसाठस भरी होती हैं, क्या मतलब गाढ़ा होता है जैसे लेई टाइप का। और सामान्यतः एक से अधिक केंद्रकों से युक्त होती हैं बेटा। क्या होती हैं? एक से अधिक केंद्रकों से युक्त होती हैं। क्या आप यह सोच सकते, एक से अधिक केंद्रक? पूछेगा सवाल, कितने केंद्रक पाए जाते हैं टेपिटम में? टेपिटम जीवद्रव्य कैसा होता है? सघन होता है, विरल होता है, कम होता है, ज़्यादा होता है, ऊपर होता है, नीचे, तो फलाना ढिमका तमाम प्रकार का, है ना। तो याद कर लो, सघन होता है। कितने केंद्रक होते हैं? कई केंद्रक होते हैं, कई केंद्रक होते हैं। जैसे हमारी कोशिका में एक केंद्रक होता है, पढ़ रखा है चैप्टर नंबर 8, याद करो, कक्षा 11 को। कोशिका एक केंद्रक होता है, हैं। हमारी पूरी कोशिकाओं का नियंत्रण वही करता है, इसमें कई केंद्रक होते हैं। पादप है भैया, वनस्पति जगत पढ़ रहे हो आप, वनस्पति विज्ञान पढ़ रहे हो, बहुत मजा आई। देखा जा नया नया, लेकिन वहाँ ये चीज़ें बहुत कुछ सीखने को मिला था। जितना तू सीख ला सब यही वहाँ है, जितना सीखे उतना मजा है ना। ज़्यादातर एक बात यह है, अगर तू एम इंटरेस्ट होगा आएगा, समझ ला सब पूरा का पूरा। फिर बायो को समझो कि जगह पहला चैप्टर आई, ई समझ लिया, ओका पूरी बायो आई थी अच्छा 12 की, कुछ बच्चों में न करे। सबसे जटिल, सबसे टफ चैप्टर है वही। तुम्हारा एक और मिलेगा थोड़ा सा, लेकिन उतना हार्ड है, उतना हार्ड नहीं पड़ेगा, वो वर्ड याद हो जाएंगे आपको। किस प्रकार से एक टेपिटम मुखज संगत द्विकेंद्रकी बन जाती है वो हम आगे देखेंगे। जब एक परागकोश अपरिपक्व होता है, अपरिपक्व क्या होता है? अपरिपक्व। देखो, परिपक्व और अपरिपक्व, तुमने देखा जो बच्चा होता है उसे हम कभी, जैसे बच्चों को उठाते हो, तुम्हारे घर में या तुम्हारे बगल में बच्चा होता है, बच्चों को उठाकर बहुत प्यार से उसके सर पर भी हाथ रखते हैं। हम उसको कभी यहाँ से नहीं उठाते हैं, यहाँ से कभी नहीं उठाएंगे ना, उसको बहुत प्यार से ऐसे कर उठाएंगे, अपन दोनों हाथों से ऐसे करके थामते हैं ताकि बच्चा गिरने न पाए, क्योंकि वो अभी अपरिपक्व है, उसकी शरीर इतनी मजबूत नहीं हुई है। तब घने सुसंबद्ध सजातीय कोशिकाओं का समूह, जिसे बीजाणुजन ऊतक कहते हैं, लघु बीजाणुधनी के अंदर पाया जाता है या निश्चित होता है। अब बीजाणुजन ऊतक क्या है? देखो नाम है लग रहा है, बीजाणुजन ऊतक। ऊतक कोशिकाओं का समूह, इसको भूल जाओ आप, पहले ये ऊतक भूल जाओ, ठीक है। पहले इसको सोचो, बीजाणुजन। बीजाणुजन क्या है? बीजाणुजन क्या है बच्चा? क्या है बीजाणुजन? है ना। तो बीजाणुजन नाम इसलिए लग रहा है, बीजाणुजन, बीजाणु प्लस जन। देखो बीजाणु में बीजाणु, जन्म जनन, जो बीजाणु जनन करेगा उसे बीजाणु जनन कहेंगे। और जो बीजाणु जनन ऊतक करेगा, जो ऊतक बीजाणु जनन करेगा वो बीजाणु जनन ऊतक हो गया। बस सिंपल सी कहानी है, समझ रहे लो ना? हाँ समझ रहा है, समझ रहा है, सब समझता है तेरा भाई, है ना। थोड़ा सा अंधेरा होने लगा, ठीक है, बहुत लेट भी हो रहा है। अब कोचिंग पढ़ा कर रहे हैं तो वीडियो बना रहे हैं। देखो लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु जनन, लघु में छोटा, और छोटा किसको कहते हैं? वनस्पति जगत में पादपों में लघु का मतलब पुमंग से है, यानी पुरुष से है। बीजाणु में परागकण से है। जब भी बीजाणु सोचो तो परागकण के बारे में सोचो, लघु बीजाणु से बात कर रहा हूँ। तो पुरुष के पुमंग के परागकण का जनन वही लघु बीजाणु जनन है। जैसे जैसे परागकोश विकसित होता है, बीजाणु जनन ऊतकों की कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन द्वारा सूक्ष्म बीजाणु चतुष्टय बनाती हैं। चतुष्टय में 4 हो जाता है, तो कुल 4 क्या बनते हैं बेटा? 4। देखो बीजाणु जनन ऊतकों की कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, किस सूत्री विभाजन द्वारा? अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। पॉइंट याद रखना, अर्धसूत्री 2 विभाजन होते हैं, समसूत्री अर्धसूत्री। तो अर्धसूत्री ना कि समसूत्री, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा सूक्ष्म बीजाणु चतुष्टय, यानी जो छोटे छोटे बीजाणु हैं उनकी संख्या 4 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 4 हो जाती है। बाकी लाइन इंपॉर्टेंट, चतुष्टय की कोशिकाओं की सूत्र गुणता क्या होगी? अरे भाई क्या सूत्र गुणता होगी? आधी हो जाएगी, कम हो जाएगी, वो तो रहेगी नहीं, है ना। जैसा कि बीजाणुजन ऊतक की प्रत्येक कोशिका एक लघु बीजाणु चतुष्टय की वृद्धि करने में सक्षम होती है। याद करो, देखो एक लघु बीजाणु जनन के द्वारा 4 लघु बीजाणु चतुष्टय बनते हैं। इन 4 लघु बीजाणु चतुष्टय में चारों के चारों विकास करने के लिए सक्षम है।
चारों क्या करें बेटा, विकास करने के लिए सक्षम है या जनन करने के लिए सक्षम है, कुछ भी समझो जो बोला है, चतुष्टय की वृद्धि करने में सक्षम है। लेकिन क्या होता है, प्रत्येक कोशिका एक सूक्ष्म सक्षम पराग मातृ कोशिका होती है, और जितने भी जो प्रत्येक कोशिका बनेगी लघु बीजाणु जनन ऊतक की, प्रत्येक कोशिका पराग मातृ कोशिका बन जाएगी। जो लघु बीजाणु जनन ऊतक की जो कोशिका होगी वो क्या बन जाएगी, पराग मातृ कोशिका बन जाएगी। क्यों? क्योंकि वो परागकणों को पोषण प्रदान, मातृ में माँ होता है यार, कोशिका में वो कोशिका जो माँ का रोल निभाएगी उसे हम मातृ कोशिका बोलेंगे। अब ये मातृ कोशिका जिसको जन्म देगी उसे हम उसी का नाम के साथ पुकार देंगे। अब ये पराग को जन्म दे रही, इसे पराग मातृ कोशिका बोल देंगे। पराग को जन्म देगी तो क्या बोल देंगे, पराग मातृ कोशिका। एक पराग मातृ कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, किसके विभाजन द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। पॉइंट याद रखना, कहीं तुम्हें सब सूत्री देखा नहीं है, यही होता है कॉन्सेप्ट, यही होता है टॉपिक। क्या होता है, यही तो है टॉपिक ना यार, क्यों परेशान होते हैं। इसे कहते हैं ऐसा बता दूंगा दुनिया में कोई नहीं बोलेगा। क्यों? भगवान ने सारी चीज़ें तुम्हें दे रखी है, हैं? अरे कुछ नहीं है, पढ़ाते पढ़ाते पढ़ते अनुभव हो जाता है। आपने क्या सब जगह, एक दो जगह शायद समसूत्री ना, हर जगह सूत्री, हर जगह सूत्री, इसमें तो मिलेगा ही नहीं। पराग पुमंग वाले इससे तो समसूत्री मिलता ही नहीं है। द्वारा लघु अगर कहीं मिलेगा दिखा तो बाई मिस्टेक मिला तो नहीं यार, मुझे तो अभी तक नहीं मिला है, बाकी राम जाने। लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु धानी कहते हैं। देखा रे यार क्या बोला, फिर तुम लाइन भूल जाओ, सिंपल से गाने के भूल जाओ, इसको भूल जाओ क्या लिखा है, ऐसा समझो। लघु बीजाणु धानी, धानी मिश्र रहने का स्थान, जैसे राजधानी, राजधानी जहाँ राज करने का स्थान, हर राज्य की राजधानी होती है, हर देश की राजधानी होती है। मुख्यमंत्री, राज्य मुख्यमंत्री राजधानी में, और देश का मुख्यमंत्री देश की राजधानी, देश का प्रधानमंत्री देश की राजधानी में निवासता है ना। तो लघु बीजाणु धानी मतलब क्या है, जहाँ पर लघु बीजाणु निवास करेंगे उसे ही लघु बीजाणु धानी कहेंगे। बाकी जो कहता है भूल जाओ, कोई अर्थ नहीं है, कन्फ्यूज हो जाओगे, उलझ जाओगे, मर जाओगे, कोई अर्थ नहीं है। इधर ध्यान दो जो बता रहा हूँ। जैसे कि लघु बीजाणु रचना के समय 4 कोशिकाओं के समूह में व्यवस्थित होते हैं, उन्हें लघु बीजाणु चतुष्टय चतुष्क कहते हैं। जो लघु बीजाणु रचना के समय 4 खंड हो जाएंगे, 4 खंड, इन 4 खंडों की वजह से ही इसे हम लघु बीजाणु चतुष्टय कहेंगे। अरे मैं ही हूँ यार, मेरे 4 खंड कर दो तो मैं चतुष्टय हो गया, इस पेन के 4 खंड कर दो चतुष्टय हो जाएगा, है ना। जैसे ही परागकोश परिपक्व एवं स्फुरित होता है, परागकोश परिपक्व, परागकोश छोटा था अब बड़ा हो गया है, परागकोश छोटा था अब बड़ा हो गया है, परागकोश परिपक्व होता है एवं स्फुरित होता है, फटने वाला होता है, फूटने वाला होता है। तभी जब फूटेगा तभी तो परागकण निकलेगा। समझो मेरी बात को, ऐसा समझो, ये चीज़ है, ये चीज़ है। अब मैं इसको, ये कब निकलेगा, जब इसमें पुच्छ करूँगा, है ना, क्या निकलेगा। सिंपल सी कहानी है यार, समझते नहीं हो यार, है ना। तब लघु बीजाणु मतलब क्या होता है, परागकण याद करना, रट लो बच्चा, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, रट, परागकण लिख दिया, परागकण बेटा, परागकण को लघु बीजाणु कहते हैं। फिर से याद करो, रट्टा मार लो, रट्टा, कैसा रट्टा मारना है आपको, ये रट्टा मार लेना है कि लघु मतलब पुमंग से है, दीर्घ मतलब स्त्री से है, एक दूसरे से विलग हो जाते हैं और परागकणों चित्र 1.3 बाके रूप में विकसित हो जाते हैं। प्रत्येक लघु बीजाणु धानी के अंदर कई हजार लघु बीजाणु और परागकण निर्मित होते हैं। कई हजार, कितने हजार, कई हजार, कई हजार, सही बात है, क्योंकि उन्हें उड़कर आगे पढ़ोगे कि ऐसा क्या कारण है, परागकणों की संख्या हजारों में होती है ना, आगे देखोगे। यहाँ पर आपको परागकण की आकृति दी गई है कि परागकण कैसे दिखते हैं। ये आप देख सकते हो, आ वाला फिगर देख सकते हो, ये आ वाला फिगर है, ये आ वाला फिगर है, ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, ये चतुष्टय है, मतलब 4 दिख रहे हैं तुम्हें। और ये देखो, ये कोरोना जैसा दिख रहा है, अन्य प्रकार दिख रहे हैं, मतलब क्या आता हूँ, छोड़ो, आकृति देख के पता नहीं घिन सा महसूस होता है मुझे पर्सनली। चलो अब परागकण की बात करते हैं। परागकण, अब आगे परागकण बेटा, परागकण बोले तो फिर से याद करो, मानव के शुक्राणु को पादप में परागकण बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल से गाने तुम्हें समझ आ रहा होगा, है ना। देखो, नर युग्म को उद्भव, नर युग्मक उद्भव, आओ संधि विच्छेद करो, संधि विच्छेद करना सीख जाओ बस। नर युग्म को उद्भव, नर युग्म उद्भव, इसका मतलब क्या बेटा,
इसका मतलब है नर युग्मक का उद्भव। उद्भव का मतलब होता है उत्पत्ति। तो मतलब क्या होता है? उत्पत्ति, कि उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। नर युग्मकोद्भव का उद्भव, नर युग्मकोद्भव, नर युग्मक की उत्पत्ति। और नर युग्मक का अर्थ होता है परागकण। लो, मिल गया ना एक नाम और, है ना, मिल गया ना एक नाम और। हाँ, मेंशन नर किसी प्रकार नर युग्मक को ही परागकण बोलते हैं। अगर मैं तुम्हारे मानव के नर युग्मक क्या बोलूँ? शुक्राणु बोलूंगा ना यार। बस इन्होंने 2-3 नाम दे रखे हैं, लघु बीजाणु नाम दे रखा है, जो नाम दे रखा है ना। यदि आप देखो, नर युग्मकोद्भव का प्रतिनिधित्व करता है कौन? परागकण नर युग्मकोद्भव का प्रतिनिधित्व करता है। यदि आप हिबिस्कस, जिसे गुड़हल कहते हैं, है ना, जिसे चाइना रोज कहते हैं, कभी कभी आता है चाइना रोज, बहुत बच्चे कंफ्यूज, चाइना रोज क्या होता है? चाइना रोज, गुड़हल को ही चाइना रोज कहते हैं। या किसी अन्य पुष्प के खुले परागकोश को छूते हैं तो आप अपनी अंगुलियों में पीले रंग के पाउडर जैसे परागकणों को पाते हैं। सही बात है, आपने देखो गुड़हल तुम्हारे आसपास जरूर होगा। अगर आप गांव में पढ़ते हैं तो पक्का आप देख पाएंगे, और शहर में होंगे तो आप थोड़ा सा गुड़हल देख लीजिए। गुलाब जाकर दुकानदार मालिक खरीदते 10-5 की, आपको जो छूने को मिलेगा पीला पीला बेटा, वो परागकण है। एक कांच स्लाइड पर एक बूंद पानी डालकर उस पर या परागकण छिड़कें और एक सूक्ष्मदर्शी से देखें, आप निश्चित रूप से आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के परागकण विन्यास, आकार में, रूप में, रंग में, बनावट में भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं। ये लाइन याद करना। परागकण शुरू में ही देखा था हमने परागकोश के बारे में, अलग अलग होते हैं। तो परागकण भी अलग अलग होते हैं, इनका आकार अलग होता है, रूप अलग होता है, रंग अलग होता है, और बनावट भी अलग अलग होती है। मेरी बात समझ लो ना, इनका रंग, रूप, बनावट सब अलग होता है। परेशान नहीं होने का आपको। आता है सेंटर वाला सवाल और उलझ के चले जाते हो। याद कर लो, आकार अलग है, रूप अलग है, रंग अलग है, और रंग अलग है, और बनावट भी अलग होती है बेटा। भिन्न का मतलब होता है अलग अलग होना। परागकण की अंतिम दिशा की ओर चल रहे हैं। जनरली अभी हम परागकण खत्म कर लेंगे, है ना। देखो, परागकण सामान्यतः गोलाकार होते हैं, गोल आकार के होते हैं, जिनका व्यास लगभग 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। एनसीईआरटी नीट पूछ लेगा, जिस प्रकार एनसीईआरटी क्वेश्चन बनाता है उसमें विकल्प नहीं बचते हैं। क्या करे बेचारा, कहाँ से पूछे? तो इस लाइन उठा लेगा कि परागकण की बताइए लंबाई कितनी होती है, लंबाई मतलब व्यास कितना होता है? 25-50 माइक्रोमीटर। हो सकता है वो आपको सेंटीमीटर को देते, तो कन्वर्ट कर लेना यार। फिजिक्स पढ़ते हो आप, 25 से 50 को कन्वर्ट कर लेना सेंटीमीटर, मीटर में कुछ भी चेंज कर लेना, है ना। इनमें सुस्पष्ट रूप से 2 परतों वाली भित्ति होती है। याद करिएगा, 2 परतों वाली। अभी तक तुमने 4 परत देखा था, अब कितनी परत देखने जा रहे हो? 2 परत देखने जा रहे हो। थोड़ा ध्यान से बेटा, डायग्राम देखो ध्यान से। ऐसे बना 2 परत, 1 परत और 2 परत। ये मैंने बना लिया परागकण की संरचना। 2 परतों वाली भित्ति होती है। कठोर बाहरी भित्ति को बाह्यचोल कहते हैं। लो, ये जो कठोर बाहरी भित्ति है, ये कठोर होती है, इसे बाह्यचोल कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्यचोल। समझे? कठोर बाह्य भित्ति को हम बाह्यचोल कहते हैं। कठोर बाह्य भित्ति को बाह्यचोल कहते हैं। कठोर है लेकिन याद रखना मुलायम नहीं है, वो कठोर है। कठोर बाह्यचोल को, कठोर बाहरी भित्ति को बाह्यचोल कहते हैं, जो कि स्पोरोलेनिन से बनी होती है। इतनी इंपॉर्टेंट लाइन भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अथा इंपॉर्टेंट समझो, अथा इंपॉर्टेंट। स्पोरोलेनिन, स्पोरोपोलोनिन बेटा, ये किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलोनिन, स्पोरोपोलोनिन की बनी होती है। बहुत गर्मी लग रही है यार, सच कह रहा हूँ। मन कर रहा है पंखा चला लूं, लेकिन क्या करूं। सॉरी यार, पसीने से चुनचुनाहट होने लगती है ना। देखो, बाह्यचोल स्पोरोपोलोनिन बनी होती है। आपने 2 वर्ड सीखे हैं, टेबिटम, स्पोरोपोलोनिन। सब भूल जाना, ये 2 वर्ड मत भूलना। परागकोश में 2 सब भूल जाना, 2 वर्ड मत भूलना। स्पोरोपोलोनिन और टेबिटम, और ये परतें हैं। अभी स्पोरोपोलोनिन इतना महत्वपूर्ण, इतना महत्वपूर्ण, इतना महत्वपूर्ण, तुम्हें समझ रहे? सर जी सच में महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण। अभी आएगा आगे देखो। जो बोल दिया, जो सर्वाधिक ज्ञात प्रतिरोधक कार्बनिक सामग्री, मतलब कि इसको, ये कार्बनिक सामग्री है, इसके प्रतिरोधक है, मतलब कि इस पर किसी भी चीज़ का आक्रमण काम ही नहीं करेगा। किसी में ले जाकर डुबो दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ लो, तुम एसिड में डाल दो, कोई फर्क नहीं है। मिट्टी में दबा दो, कोई फर्क नहीं है। हवा में छोड़ दो, कोई फर्क नहीं है। कभी गलने वाला ही नहीं है, कभी गलेगा ही नहीं साला। इतना मतलब गलेगा ही नहीं, गल ही नहीं सकता है। या उच्च ताप, बोल देना उच्च ताप, मतलब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर को सह सकता है। सुदृढ़ अम्लों में
क्षारों सुदृढ़ से होता है दृढ़। आपने याद करो कक्षा 10 को अम्ल क्षार अम्ल पढ़ा है चैप्टर, है ना, उसमें तूने परबल अम्ल दुर्बल अम्ल पढ़ रखा है, परबल क्षार दुर्बल क्षार पढ़ रखा है ना। तो परबल अम्लों में ये काम मतलब इसको डालो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कि सम्मुख टिक सकती है। अभी तक ऐसे कोई एंजाइम का पता ही नहीं चला है जो स्पोरोपुलिन को निम्नीकृत कर सके बेटा, निम्नीकृत उसे कमजोर कर सके, उसे नष्ट कर सके। निम्नीकृत का यही होता है। परागकण के बाह्य चोल में सुस्पष्ट द्वारकीय रंध्र होते हैं जिन्हें जनन छिद्र कहते हैं। देखो परागकण के बाह्य चोल में सुस्पष्ट द्वारकीय जनन छिद्र होते हैं। आप क्या करो, इसके खंड कर लो, ये ऐसे कर लो, ऐसे ऐसे, ये देखो ये खंड नुमा आकृति तुम्हें दिख रही है, ये खंड, ये जो खंड है बेटे जनन छिद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जनन छिद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जनन छिद्र। बात समझ में आई क्या? और यहाँ पर बेटा स्पोरोपुलिन अनुपस्थित होता है। अरे खंड नुमा हो गया, ये खंड, ये रिक्त स्थान है, इस रिक्त कुछ है ही नहीं, तो स्पोरोपुलिन कहाँ से आएगा? स्पोरोपुलिन होता तो बंद हो जाता, अगर स्पोरोपुलिन होते तो बंद हो जाता ना। अब स्पोरोपुलिन यहाँ पर रह नहीं गया है। मेरे विचार से यार क्वालिटी बहुत लो होने वाली है। चलो मैं थोड़ा सा और पढ़ा देता हूँ बेटा, बस थोड़ा सा और पढ़ा देता हूँ, इसके बाद जो वाला पार्ट आएगा उसको हम अब आगे बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। बस आपको जन कोश का काय कोश का पढ़ा देते हैं, बस इतना याद रखना। यहीं तक पढ़ाई क्लास को ओवर कर देते हैं। जहाँ पर स्पोरोपुलिन अनुपस्थित होता है परागकण जीवाश्मों की भांति बहुत अच्छे सुरक्षित रहते हैं क्योंकि उनमें स्पोरोपुलिन की उपस्थिति होती है। देखो स्पोरोपुलिन की वजह से क्या सुरक्षित रहते हैं, जीवाश्म की बात आप भी जानते हो, करोड़ों वर्षों लाखों सालों में दबे हुए सजीव घटक को हम जीवाश्म कहते हैं, बस वही जीवाश्म है। तो अब स्पोरोपुलिन तो कभी अब निम्नीकृत नहीं हो सकता, उसे कभी नष्ट ही नहीं कर सकते, प्लास्टिक नष्ट नहीं कर सकते हो, तो जीवाश्म हो जाएगा। मिट्टी में कहीं गड़ गया तो गड़ा रहेगा, लाइफ टाइम 2 साल 200 साल बाद निकालोगे, 400 साल बाद निकालो, 1000 साल बाद निकालो, वही तरह पड़ा रहेगा, है ना, तो जीवाश्म हो जाएगा। बाह्य चोल में प्रतिमानों डिजाइनों की एक आकर्षक सारणी प्रदर्शित की गई। आपका क्या विचार है? बाह्य चोल सख्त होना चाहिए, जनन छिद्र क्या करे भाई? बाह्य चोल सख्त होना चाहिए और नष्ट हो जाएगा। जनन छिद्र कार्य क्या है? अब जनन छिद्र के कार्य क्या है वो हम कल पढ़ेंगे, अगली वीडियो में पढ़ेंगे, ये बात पढ़ लेंगे। अभी देखो यार अंधेरा हो गया, लगभग टाइम कितने हो रहे होंगे? मेरे विचार से 6:45 हो रहे हैं। अंधेरा बहुत ज़्यादा अंधेरा, क्वालिटी गिरने लगी है बहुत ज़्यादा, है ना। तो अब हम बाद में पढ़ेंगे बेटा। और बस मुझे इतना बताइए, मेरे पास जो संसाधन मैं संसाधनों का उपयोग कर रहा हूँ, आप इतना बता दो बस पढ़ने में कैसा लगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो फिर वही बात बताऊँगा, जो सब कहते हैं वही मैं भी कहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, अपने हिंदी माध्यम के हिंदी भाषी बच्चों को बता दीजिए। आपके जो संपर्क में है, वैसे मैं जानता हूँ कोई शेयर और करता है नहीं, है ना, कोई शेयर और करता नहीं है। सब सोचते रहे यार मैं ही अकेले पढ़ लूँ, क्या दुनिया को बताऊँ। एक बात याद रखना, इस दुनिया में आप किसको रोको, कब तक रोकोगे? अपने आसपास के 2-4 लोग तो रोक लोगे, पर सबको नहीं रोक सकते ना, है ना। ठीक है, फिर मुलाकात होगी। पसंद आए तो वीडियो लाइक कर दिए, शेयर कर दिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो का लक्ष्य जो है मुश्किल से पहला वीडियो है, तो मैं ये लक्ष्य रख के चल रहा हूँ कि आप इस वीडियो को 10 लाइक का लक्ष्य रख के चलते हैं। 10 लाइक कर दीजिए, कम से कम 10 लाइक कर दीजिए। और व्यूज की बात करें तो 70-80 कर दीजिए, 70-80 व्यूज कर दीजिए, 10 लाइक कर दीजिए, बस इतना बहुत है मेरे के लिए। ठीक है, मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तो टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय एंड लव यू।